हेलो एवरीवन। दोस्तों हम बात कर रहे थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। पिछली वीडियो में हमने देखे थे आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की वीडियो में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। दोस्तों अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अवेलेबल हूँ। मेरा तीनों जगह हैंडल है आई एम संदीप भट्ट। तो आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही मैं आप टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं ट्रिकेट बाय संदीप भट्ट और आपको वहाँ पर ये चैनल मिल जाएगा, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हमें बात करनी है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया की टेरिटरी को मॉडिफाई कर सकता है, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट नए स्टेट्स या नई यूनियन टेरिटरीज या फिर किसी एक्वायर्ड टेरिटरी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर्स से, उस समय इंडिया किस तरीके का था और उसके बाद इंडिया टाइम के साथ साथ कैसे इवॉल्व हुआ इन टर्म्स ऑफ द टेरिटरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ईयर 1947 में इंडिया को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन इंडिया के दो टुकड़े कर दिए गए और दो नए इंडिपेंडेंट नेशंस फॉर्म हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप है पार्टीशन से पहले का, बंटवारा जो हुआ था उससे पहले का ये मैप है। तो इसमें जितना भी आप येलो कलर में एरिया देख रहे हैं वो एरिया है ब्रिटिश इंडिया का, यानी कि ये एरिया ब्रिटिशर्स के द्वारा डायरेक्टली गवर्न किया जाता था। और जितना भी आप ब्लू कलर में एरिया देख रहे हैं वो है प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर राजाओं का शासन था। तो जब पार्टीशन हुआ तो जितनी भी टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया की थी वो तो इंडिया और पाकिस्तान में सीधे बट गई, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनसे कहा गया कि आपकी मर्जी है कि आप इंडिया का पार्ट बने या फिर आप पाकिस्तान का पार्ट बने या फिर आप दोनों में से किसी का पार्ट ना बनते हुए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह भी रह सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की टेरिटरी देखें तो उसके आसपास टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स आते थे। तो 552 में से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन करने का फैसला किया और वो इंडिया का पार्ट बन गए, लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया का पार्ट बनने से मना कर दिया और वो थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कश्मीर और हैदराबाद कह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहना चाहते हैं, वहीं जूनागढ़ कह रहा था कि वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता है। लेकिन ऑल इन ऑल फाइनल में रिजल्ट ये हुआ कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद बाद में इंडिया का पार्ट बन गए। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से इंडिया का पार्ट बने। आप कश्मीर और जूनागढ़ की स्टोरी के लिए मैंने जो वीडियोस बना रखी हैं वो देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो कुछ इस तरीके से इंडिया का फॉर्मेशन तो हो गया था, लेकिन अब बात थी कि इन टेरिटरीज को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए। तो एक 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन लाया गया जिसमें 4 तरीके के स्टेट्स डिफाइन किए गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इन चारों तरीके के स्टेट्स के बारे में आपको बताने से पहले एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंस से पहले 2 तरीके की टेरिटरीज हुआ करती थी। एक तो वो टेरिटरीज थी जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थी और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट टेरिटरीज, जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो उसमें भी 2 तरीके की टेरिटरीज हुआ करती थी। एक थी वो टेरिटरीज जहां पर गवर्नर्स का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था और दूसरी थी वो टेरिटरीज जहां पर कमिश्नर्स का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अगर आज के टाइम से इसको कंपेयर करें तो ये मान लीजिए कि ये वाले हो गए स्टेट्स और ये वाले हो गए यूनियन टेरिटरीज। अब हम देखते हैं 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन को। तो पार्ट ए में उन टेरिटरीज को रखा गया जो ब्रिटिश इंडिया की गवर्नर्स प्रोविंसेस हुआ करती थी, यानी कि वो टेरिटरीज जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती थी। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, यानी कि जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, विधानसभा थी। पार्ट सी में उन टेरिटरीज को रखा गया जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर कमिश्नर्स के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती थी, यानी कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। साथ ही कुछ प्रिंसली स्टेट्स को भी रखा गया, जो छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको पार्ट सी में रखा गया और जो बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके खुद के लेजिस्लेचर थे उनको पार्ट बी में रखा गया। पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट रखा गया और वो था अंडमान एंड निकोबार। अगर आप देखना चाहें तो ये रही टेबल जिसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट बी की सारी टेरिटरीज के नाम मिल जाएंगे और इनको आप मैप के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों टेरिटरीज को हमने 4 अलग पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया था, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के कल्चर्स चलते हैं। तो सभी लोगों को एक साथ रखना बहुत एक टफ चैलेंज होने वाला था और अलग अलग एरियाज में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी और लोगों का ये कहना था कि हमें हमारी लैंग्वेज के बेसिस पर एक अलग स्टेट मिलना चाहिए। स्पेशली जो इंडिया का सदर्न पार्ट जो था वहां पर ऐसी काफी सारी डिमांड्स आ रही थी कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पर, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अपना एक अलग स्टेट चाहिए।
तो इसी चीज को देखते हुए जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट किया और इस कमीशन से कहा गया कि भाई आप एक रिपोर्ट दो और बताओ कि इंडिया को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, यानी कि इंडिया की टेरिटरीज को क्या हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं या फिर कोई और सॉल्यूशन है आपके पास, आप हमें इस पर एक रिपोर्ट लाके दो। तो इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था एस.के. धर। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, इसीलिए इस कमीशन को धर कमीशन भी बोला जाता है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 1948 में और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर हमें डिवाइड या फिर रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए, इंस्टेड हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। यानी कि धर कमीशन का कहना था कि अगर हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमें लैंग्वेज को आधार नहीं मानना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर हमें स्टेट्स नहीं बनाने चाहिए, इंस्टेड हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बेटरमेंट के हिसाब से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि वहां का प्रशासन अच्छी तरह से चल सके। तो धर कमीशन की रिपोर्ट के बाद और भी हंगामा शुरू हो गया, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे। तो इसी वजह से 1948 में ही एक जेवीपी कमेटी बनाई गई। जेवीपी कमेटी इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवीपी 1948 में ये कमेटी फॉर्म की गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में। तो इनकी भी वही रिकमेंडेशन थी, इन्होंने भी कहा कि हमें लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। तो जेवीपी कमेटी का जब डिसीजन आया तो अब जो हंगामा था वो नेक्स्ट लेवल पर चला गया और स्पेशली जो इंडिया का तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वहां पर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगे। ईयर 1952 में एक लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामालू। ये एक सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की मांग कर रहे थे और इस वजह से ये एक हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। हंगर स्ट्राइक काफी लंबी चलती है और 56th डे जो 56वां दिन होता है उस दिन इनकी डेथ हो जाती है हंगर स्ट्राइक में और ये दिन था 15 दिसंबर 1952 का। अब जैसे ही इनकी हंगर स्ट्राइक की वजह से डेथ हो जाती है तो वहां के जो लोग थे उनमें आक्रोश बहुत ही ज्यादा हो गया। सिचुएशंस जो थी वो गवर्नमेंट के हाथ से बाहर निकलने लगी और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हाँ हम एक अलग से तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाएंगे और अक्टूबर 1953 में एक एक्ट लाया गया, एक कानून लाया गया जिसका नाम था आंध्रा स्टेट एक्ट ऑफ 1953, जिससे एक नए तेलुगु स्पीकिंग स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ये स्टेट मद्रास से अलग होकर बना तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पर बना वो था आंध्रा और ये कब बना? ईयर 1953 में। अब जैसे ही पहला स्टेट बना लैंग्वेज के बेसिस पर तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के जो अदर रीजन्स थे उन्होंने भी डिमांड उठाई कि भाई आपने तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया तो हमारे लिए भी बनाओ। तो अलग अलग एरिया से ये डिमांड आने लगी और उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक और कमीशन अपॉइंट करना पड़ा जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है। ये दिसंबर 1953 में अपॉइंट किया गया और इनसे कहा गया कि भाई चलो देखो कोई सॉल्यूशन निकालो कि किस तरीके से हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करें। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था फजल अली, इसलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। उसके अलावा 2 और मेंबर थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट की और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक लैंग्वेज के लिए एक अलग स्टेट बने। देखिए दोस्तों, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अगर हर लैंग्वेज वाले ये कहने लगे कि उनको अपना एक सेपरेट स्टेट चाहिए तो इंडिया तो बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि भाई ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक लैंग्वेज वाले ये कहने लगे कि हमें अपना अपना स्टेट चाहिए। हमें इंडिया की इंटीग्रिटी को, इंडिया की यूनिटी को प्रेफरेंस देनी है, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई। आप यहाँ पे देखिए प्राइमरी कंसिडरेशन क्या दी गई, यूनिटी ऑफ इंडिया वाइल रीड्रॉइंग ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, कि जब भी रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है यानी कि कोई नए स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें उस समय ये भी ध्यान रखना है कि इससे इंडिया की जो यूनिटी है उसको तो कोई हार्म नहीं पहुंच रहा। साथ ही इस कमेटी ने ये जो 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स हुआ करता था उसको भी हटाने की बात की। जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स हैं उनको खत्म करने की बात की और उसके बदले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रखने की बात की। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट्स के बेसिस पर ईयर 1956 में एक एक्ट, एक कानून लाया गया जिसको कहा जाता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसमें जो इंडिया का 4-fold क्लासिफिकेशन था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स का, उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। और एज अ रिजल्ट 1 नवंबर 1956 को इंडिया में एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसकी वजह से इंडिया में अब थे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज।
और दोस्तों जैसा कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स के फॉर्मेशन की बात आ रही थी, तो कुछ नए स्टेट्स भी फॉर्म हुए लैंग्वेज के बेसिस पर। 1 नवंबर 1956 को उनके क्या क्या नाम थे अभी हम देखेंगे। और जो मैंने आपको बोला कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी 1 नवंबर 1956 को, उनके नाम आप यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हैं। और कौन कौन से स्टेट्स कब फॉर्म हुए उनको भी हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा 1953 में आंध्र प्रदेश पहला लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना था और ये मद्रास से अलग हुआ था। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ। और इस समय टोटल काउंट कितना था? 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद ईयर 1960 में जो बॉम्बे स्टेट था वो 2 स्टेट्स में स्प्लिट हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात, तो अब काउंट हो गया 15। 1961 में दादरा एंड नागर हवेली को यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस मिला। एक्चुअली पहले दादरा एंड नागर हवेली पोर्चुगीज की कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन इंडिया ने इसको एक्वायर कर लिया था ईयर 1954 में। और 1954 से लेकर 1961 तक ये इंडिया की एक्वायर्ड टेरिटरीज थी और इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस पार्लियामेंट ने कब दिया? ईयर 1961 में। ऐसे ही गोवा, दमन एंड दीव, इनको भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला ईयर 1962 में। हालांकि इंडिया ने इनको पोर्चुगीज से एक्वायर कर लिया था ईयर 1961 में। 1962 में ही पुदुचेरी को भी एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला और पुदुचेरी हमने फ्रांस से लिया था ईयर 1954 में। 1963 में नागालैंड असम स्टेट से अलग हुआ और ये इंडिया का 16th स्टेट बना। फिर 1966 में हरियाणा और हिमाचल पंजाब से अलग हुए। हरियाणा एक स्टेट बना और ये इंडिया का 17th स्टेट था और हिमाचल को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर ईयर 1971 में हिमाचल प्रदेश भी एक स्टेट बन गया, यूनियन टेरिटरी से इसको प्रमोट करके एक स्टेट बना दिया गया और ये इंडिया का 18th स्टेट बना। ईयर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को स्टेट्स का दर्जा मिला और ये इंडिया के 19th, 20th और 21st स्टेट बने। ईयर 1975 में सिक्किम को स्टेट का दर्जा मिला और ये इंडिया का 22nd स्टेट बना। एक्चुअली ईयर 1974 तक सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। इंडिया सिक्किम को प्रोटेक्शन जरूर देता था, यानी कि जो सिक्किम के एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले थे, उनके सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड मुद्दे थे, वो इंडिया हैंडल करता था। लेकिन उसके बाद फिर मांग उठने लगी सिक्किम के लोगों के द्वारा कि सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया जाए और उसी वजह से ईयर 1974 में सिक्किम को इंडिया का एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। इसको सीधे एक स्टेट का दर्जा नहीं मिला था, पहले इसको एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। फिर उसके बाद काफी हंगामे होने लगे कि इसको एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा क्यों दिया गया है, सिक्किम के लोगों के द्वारा भी ये मांग उठने लगी। तो इसी वजह से ईयर 1975 में सिक्किम को एक फुल स्टेट का दर्जा मिल गया और ये इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। ईयर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको भी स्टेट्स का दर्जा मिला और ये इंडिया के 23rd, 24th और 25th स्टेट बने। फिर ईयर 2000 में छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, उत्तरांचल, जिसको आज के टाइम पर उत्तराखंड कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और झारखंड ये बिहार से अलग होकर बना और इनके बनने की डेट है, छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, उत्तरांचल बना 9 नवंबर 2000 को और झारखंड बना 15 नवंबर 2000। तो ये इंडिया के 26th, 27th और 28th स्टेट थे। उसके बाद ईयर 2014 में एक नया स्टेट फॉर्म हुआ, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और ये इंडिया का 29th स्टेट बना। और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले ये एक स्टेट हुआ करता था। और उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये पहले 2 अलग अलग सेपरेट यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, लेकिन इनको एक साथ जोड़ दिया गया और एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया ईयर 2020 में। तो आप लोगों को मुझे कमेंट में आंसर देना है कि एट प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लेकिन देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी टॉपिक जो था वो होता है ओवर। यानी कि हमने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 आते हैं, वो कवर कर लिए और साथ ही हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो टेरिटरीज वो कैसे इवॉल्व हुई। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये दोनों ही वीडियो कैसे लगे। अगला वीडियो होगा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हम सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे, जिसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।